नमस्कार। मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो घटना है वह गुजरात के गांधीनगर की घटना है। तमिलनाडु से एक औरत अपने पति के घर आती है 20 जुलाई 2024 को सुबह 8:30 बजे के करीब आती है और अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी होता है, गार्ड होता है, वह उसे अंदर घुसने नहीं देता है और कहता है कि नहीं, साहब ने आपको अंदर जाने से मना किया है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। औरत बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह गार्ड जो है उस औरत को अंदर जाने नहीं देता है। तब वह औरत घर के बाहर आती है और लान में बैठ जाती है और कुछ जहरीला पदार्थ खा लेती है। कुछ देर के बाद जब गार्ड की निगाह उस औरत पर पड़ती है तो वह औरत जहर के प्रभाव से कुछ बेचैन थी, कुछ परेशान थी। और तब जब गार्ड उसके पास जाता है, देखता है कि इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, तो वह एम्बुलेंस बुलाता है और उस औरत को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर 21 जुलाई 2024 को उस औरत का देहांत हो जाता है। आखिर कौन थी यह औरत और अपने पति के घर में घुसने से गार्ड उसे क्यों रोक रहा था, उसके पति ने उसे घर में घुसने से क्यों मना किया था, इस कहानी को जानने के लिए 20 साल पहले जाना पड़ेगा। तमिलनाडु की रहने वाली सूर्या जे, इस औरत का 20 साल पहले यही नाम था। उसकी शादी गुजरात के रहने वाले एक IAS रंजीत कुमार जे से हो जाती है। हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरने लगती है और इसी गुजरते वक्त ने इस दंपति को एक बेटा और एक बेटी सौगात के रूप में प्रदान किया। फिर सूर्या का मन पता नहीं क्यों बदलने लगता है और वह अपने पति से धीरे धीरे बोर होने लगती है और वह एक हाई कोर्ट महाराजा नाम के गैंगस्टर के प्यार में बुरी तरह गिरफ्त हो जाती है। जब इस बात की भनक रंजीत कुमार जे को मालूम पड़ती है तो वे पत्नी को समझाते हैं, अपनी इज्जत का हवाला देते हैं, अपने पद का हवाला देते हैं। लेकिन एक बार पैर फिसलने पर वह औरत संभलने का नाम नहीं ले रही थी और तब आए दिन घर में झगड़ा होने लगता है, कलह होने लगता है और कलह इतना बढ़ जाता है कि सूर्या जे, रंजीत कुमार जे की पत्नी रंजीत कुमार को छोड़कर, एक IAS पति को छोड़कर अपने प्रेमी के पास आ जाती है तमिलनाडु। यह बात नवंबर 2023 की है। लेकिन उसका जो प्रेमी है, हाई कोर्ट महाराजा नाम था उसका और राजा के नाम से वह जाना जाता है, उसकी जो नज़र थी वह इसकी खूबसूरती या जवानी पर नहीं थी। तमिलनाडु में सूर्या जे के पास काफ़ी संपत्ति थी
और उस गैंगस्टर की, उस बदमाश की जो नज़र थी वह सूर्या जी की उस संपत्तियों पर थी। सूर्या के पास काफ़ी संपत्ति थी, उसके माँ बाप वहीं रहते थे। और एक दिन उस वह जो गैंगस्टर था, इसका जो दोस्त था, वह कहता है सूर्या से कि अगर वह अपनी कुछ संपत्ति बेचकर उसे दे दे तो वह सैलून का एक हाई लेवल पर बिजनेस शुरू करना चाहता है। इस बिजनेस में काफ़ी मुनाफा होगा और तब दोनों की ज़िंदगी खूब सुख चैन से कट जाएगी। अपने दोस्त और अपने प्यार की बात मान करके सूर्या जी अपनी प्रॉपर्टी को बेचना शुरू करती है और काफ़ी पैसा अपने उस दोस्त को हाई कोर्ट महाराजा को दे देती है। इसी बीच पैसा तो इसके हाथ से निकल जाता है। इसी बीच एक मर्डर के केस में हाई कोर्ट महाराजा, जो इसका दोस्त है सूर्या का, वह गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और तब पुलिस का शिकंजा सूर्या जे के ऊपर भी कसने लगता है, क्योंकि इसने एक गुनहगार को अपने घर में पनाह दिया था। अब सूर्या दोनों तरफ से घिर चुकी थी, इसकी प्रॉपर्टी भी बिक चुकी थी, पैसा भी हाथ से निकल चुका था और पुलिस आए दिन इसे परेशान करने लगी थी। बिजनेस के लिए वह भारी रकम फंसा चुकी थी और दूसरी तरफ से इसे पुलिस खोज रही थी और यह इधर उधर भाग रही थी। फिर उसकी मुलाकात, सूर्या जी की मुलाकात लक्ष्मी नाम की एक महिला से होती है और तब लक्ष्मी सूर्या को राय देती है कि अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचकर इन झंझटों से वह मुक्ति पा सकती है। इस तरह उसकी बात मानकर सूर्या जी अपनी संपत्ति को औने पौने दाम में बेचकर झंझट से मुक्त होना चाहा, लेकिन ऐसा हो न सका। कभी कभी इंसान जो चाहता है वह नहीं होता। उसे फिर रुपयों की ज़रूरत थी। लक्ष्मी ने फिर उससे कहा कि वह अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, लेकिन इस बार सूर्या ने साफ मना कर दिया। शायद उसे थोड़ा बहुत अकल आ गई थी कि वह कुछ गलत करती जा रही है। इसी बीच लक्ष्मी के बेटे को, जो 14 साल का था, राजा उर्फ हाई कोर्ट महाराजा अपने आदमियों से, अपने गुंडों से अगवा करवा लेता है। यह बात 11 जुलाई 2024 की है और फिरौती के रूप में भारी भरकम रकम की मांग की जाती है। यह रकम 2 करोड़ बताई जाती है। अब लक्ष्मी के बेटे को पुलिस तो बचा लेती है, लेकिन लक्ष्मी सारा आरोप सूर्या जे पर मढ़ देती है कि इसी ने हमारे बेटे को अगवा करवाया है। अब पुलिस हाथ धो करके और सूर्या जे के पीछे पड़ जाती है, लेकिन किडनैपिंग का केस फिर सूर्या पर दर्ज हो जाता है। इस तरह अब सूर्या के पास न पैसा था, न पति था और न बच्चों का प्यार था, न तमिलनाडु में कोई सहारा था उसका। आखिर थक हार कर वह अपने पति के घर जाने का फैसला करती है और गुजरात के गांधीनगर चली जाती है।
20 जुलाई 2024 को। जब वह अपने पति के घर आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रंजीत कुमार जे उसके पति कोर्ट में तलाक की अर्जी दे चुके थे। गार्ड ने भी अंदर नहीं घुसने दिया। फिर घर के बाहर उसने जिंदगी से निराश होकर कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया। गार्ड के बुलाने पर ही एम्बुलेंस आई थी और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और 21 जुलाई को सुबह सूर्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस मामले में रंजीत के तरफ से भी कोई केस दर्ज नहीं करवाई गई है और न ही सूर्या के माँ बाप के तरफ से। ऐसे में पुलिस इस सुसाइड केस को बंद कर सकती है। जहर खाने से पहले सूर्या ने तमिलनाडु के सीएम के नाम एक खत भी छोड़ा है, जिसे सुसाइड नोट कहा जाता है। उसने लिखा है कि किडनैपिंग के केस में वह शरीक नहीं थी, उसका कोई हाथ नहीं था। यह काम गैंगस्टर हाई कोर्ट महाराजा का था। उसी ने अपने आदमियों से उस लड़के का किडनैपिंग करवाया था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा दोस्त अपराधी है। 9 महीना पहले वह उसके साथ भागी थी और तब बाद में मालूम हुआ कि वह अपराधी किस्म का व्यक्ति है। तब तक वह फंस चुकी थी। तो इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि एक अच्छा भला परिवार छोड़कर, अच्छा भला पति, एक आईएएस पति छोड़कर, 2 बच्चे छोड़ कर के और एक अनजान आदमी के साथ गांधीनगर से तमिलनाडु भाग जाना और उसके साथ रहना, उसके कहने पर अपनी संपत्ति बेचना, यह कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था। और वह भी एक आईएएस अफसर की पत्नी के लिए यह गलत ही कहा जाएगा कि मैडम ने बहुत गलत किया और उसका अंजाम, गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये लाइन जो है हमेशा इसी कहानियों पर सटीक बैठती है। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।